एवरीवन, हम लोग आज स्टैटिक जीके का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं और उसका नाम है भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल। ये टॉपिक का पहला पार्ट है और यहाँ पर अभी एसएससी रेलवे की जो एग्जाम आने वाले हैं और साथ ही पैट का एग्जाम आने वाले, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हर किसी एग्जाम के लिए। तो हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पुनः कहते हैं इक्षिता रिवीजन पॉइंट आपकी प्रैक्टिस के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर आप लोग स्टैटिक जीके को बहुत ही मजबूत कर सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले हम लोग पूरी रूपरेखा बना लेते हैं कि हम लोगों को इस पार्ट के अंतर्गत किन किन बातों को कवर करना है। तो हम लोग यहाँ पर भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल को घूमने के लिए जाएंगे। यहाँ पर हम लोग ताजमहल जाएंगे, चार मीनार जाएंगे, काजीरंगा जाएंगे, हवा महल देखने के लिए जाएंगे, कोणार्क मंदिर देखेंगे, मेहरानागढ़ का किला देखेंगे, सांची स्तूप देखेंगे, अजंता गुफाएं देखेंगे, स्वर्ण मंदिर देखेंगे, विक्टोरियल मेमोरियल को देखेंगे, रणथंबोर भी घूमेंगे, चार धाम यात्रा भी करेंगे, भीमबेटका भी देखेंगे, जंतर मंतर भी देखेंगे, बैक वाटर स्थल भी देखेंगे, शांति स्तूप देखेंगे, रॉक गार्डन को भी देखेंगे, भीमताल को भी देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय को भी समझेंगे, रूमी दरवाजा को भी जानेंगे, मीनाक्षी मंदिर को भी देखेंगे, दूध सागर जलप्रपात को भी देखेंगे, एलिफेंटा की गुफाएं भी देखेंगे, कुंभ मेला को भी समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इन जो मंदिर हैं, जो स्थल बताए गए हैं पर्यटन स्थल घूमने के उद्देश्य से, इन सभी को हम लोग बारी बारी से समझना स्टार्ट करते हैं। तो ये भारत का नक्शा है। भारत के नक्शे को अगर हम लोग कुछ झलक अपने दिमाग में बनाए तो सबसे ऊपर लद्दाख है और सबसे नीचे केरल वाला हिस्सा दिखाई देता है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ये सब चीजें नीचे दिखाई देती हैं। अगर हम लोग पूर्व की साइड देखें तो यहाँ पर हमें पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, ये सब चीजें दिखाई देती हैं। अगर हम पश्चिम की साइड देखें तो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, गोवा, ये सब चीजें दिखाई देती हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और घूमने के लिए सबसे पहले पहुंच जाते हैं ताजमहल। ताजमहल घूमने के लिए हम लोगों को कहाँ जाना पड़ेगा? उत्तर प्रदेश में। ताजमहल से क्या खासियत है वो सभी बातें हम लोग समझ लेते हैं कि किसकी याद में ताजमहल को किसने बनवाया था। तो मुमताज महल की याद में ताजमहल को बनाया गया था। शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था 1632 में। आगरा में ये स्थित है और सफेद संगमरमर से ये बना हुआ, ये इसकी बहुत ही अच्छी विशेषता है। इसको जो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में 1983 में शामिल किया गया था। इसके निर्माण में 22 साल लगे थे और लगभग 20,000 कारीगर लगे हुए थे। प्रेम का प्रतीक और विश्व का प्रमुख पर्यटन स्थल इसे माना जाता है। ये सब चीजें आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो आप लोग जानकारी को अब जान चुके होंगे। इसके बाद साथियों हम लोग पहुंच जाते हैं तेलंगाना और तेलंगाना की एक जगह है जहां पर नाम है हैदराबाद। और हैदराबाद जाएंगे तो हम लोगों को दिखाई देगी चार मीनार। तो चार मीनार जो है वो तेलंगाना के हैदराबाद में है और इसका निर्माण 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने कराया था। चार मीनार वाली जो है वो फारसी इस्लामिक वास्तुकला का ये प्रतीक मानी जाती है। और इसके बाद ये जो जहां पर है उसके पास में मक्का मस्जिद और लाड बाजार स्थित है। तो कुल मिलाकर इंपोर्टेंट जानकारी है कि फारसी और इस्लामिक जो वास्तुकला का जो प्रतीक है वो कौन है? चार मीनार, और ये कहाँ पर है? हैदराबाद में। इसके बाद साथियों हम लोगों को असम जाना पड़ेगा घूमने के लिए और वहां मिलेगा हम लोगों को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है और क्यों फेमस है इसके बारे में जानते हैं। ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित है और यहाँ पर हम लोगों को एक सींग वाले गैंडे के लिए ये प्रसिद्ध है। एक सींग गैंडे वाले के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है और ये कहाँ पर है? असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। 1905 में इसे रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया गया था, 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में इसको सम्मिलित किया गया था। हाथी, जंगल, हाथी, वान, जंगली भैंसें भी यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। तो काजीरंगा कहाँ पर है? असम में। इसके बाद साथियों हम लोगों को जयपुर जाना है और जयपुर के लिए हम लोगों को राजस्थान राज्य में जाना है और जयपुर में हम लोगों को मिलेगा हवा महल। तो हवा महल के बारे में जानेंगे। हवा महल जो है वो जयपुर में स्थित है। इसका जो निर्माण है 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा कराया गया था। इसमें जो हम लोगों को बलुआ पत्थर देखने के लिए मिलेगा और बलुआ पत्थर लाल व गुलाबी बलुआ पत्थर हमको देखने के लिए मिलेगा। 953 कहा जाता है कि इसमें 953 जालीदार खिड़कियां लगी हुई हैं। क्या कहा जाता है? 953 जालीदार खिड़कियां लगाई गई हैं और ये जालीदार खिड़कियां इसलिए लगाई गई थी क्योंकि पहले जमाने में जो रानियां थी वो पर्दे से बाहर को झांक सके, तो इस वजह से यहाँ पर जालीदार खिड़कियां लगाई गई जिसकी संख्या 953 है। इसके बाद साथियों हम लोग पहुंच जाते हैं उड़ीसा और उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर को घूमते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर जाने के लिए हम लोग को उड़ीसा के पुरी जिले में जाना पड़ेगा और यह एक विश्व धरोहर सूची में शामिल
स्थान है जिसको 1984 में शामिल किया गया था यूनेस्को द्वारा। इसके बाद इसका जो निर्माण है वो 13 जो शताब्दी थी, 13वीं शताब्दी, वहां राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया गया था, तो राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा कराया गया था। रथ के आकार में ये बना हुआ है जिसमें 24 पहिया वाला सूर्य का रथ है। काले ग्रेफाइट पत्थर से इसका निर्माण कराया गया है और यह एक उत्कृष्ट वास्तुकला का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद साथियों हम लोग जोधपुर राजस्थान जाएंगे दोबारा से। तो राजस्थान के इस बार हम लोग कहाँ पर है, जोधपुर में, और वहां मिलेगा हम लोगों को मेहरानागढ़ का किला। मेहरानागढ़ का किला क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में पहले समझते हैं कि इसके अंदर हम लोगों को कई महल देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि फूल महल, मोती महल, इस टाइप के जो महल हैं वो हमें इस किले के ही अंदर देखने के लिए मिलते हैं। क्यों फेमस है, क्योंकि ये 410 ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। और ये क्यों बनाया गया था, तो उस समय जो राजा थे वो पूरे शहर पर निगरानी करने के लिए इसका निर्माण कराया गया था। तो जो राव जोधा थे उनकी 1559 ईस्वी में इसकी नींव को रखा था। किसने, राव जोधा ने। इसे एक विशाल दुर्ग के रूप में जाना जाता है और आज के समय में यह म्यूजियम और पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। इसके बाद साथियों हम लोग मध्य प्रदेश चलते हैं और मध्य प्रदेश में देखेंगे सांची स्तूप। सांची स्तूप देखने के लिए हमें मध्य प्रदेश के सांची जिले में जाना पड़ेगा और यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है सांची स्तूप। सांची स्तूप का जो निर्माण है वो सम्राट अशोक के द्वारा 3री शताब्दी में कराया गया था। 3री शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले कराया गया था। इसकी खासियत क्या है कि बुद्ध धर्म से जुड़ी हुई ये सबसे प्राचीन संरचना है। सांची स्तूप की खासियत क्या है कि यह बुद्ध धर्म से जुड़ी हुई सबसे प्राचीन संरचना है। इसका मुख्य स्तूप में बौद्ध के अवशेष को रखा गया है। ये क्यों फेमस है, क्योंकि इसके मुख्य जो स्तूप है इसमें बुद्ध के अवशेष को रखा गया है। यहाँ पर हम लोगों को जैन और बुद्ध कला की उत्कृष्ट नक्शागिरी है वो भी देखने के लिए मिलती है। तो ये कहाँ पर है, सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है। इसके बाद साथियों हम लोग महाराष्ट्र जाएंगे और महाराष्ट्र में घूमेंगे अजंता की गुफाएं। तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में स्थित है, लेकिन किस नदी के किनारे, बघूरा नदी के किनारे ये स्थित है। इसका निर्माण जो है वो 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 606 शताब्दी ईसा तक किया गया था, यानी कि जो ईसा मसीह के जन्म के पहले शुरू कराया गया था इसका निर्माण, और ईसा जब मसीह के जन्म के बाद तक इसका निर्माण चलता गया। यहाँ पर संबंधित क्या है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रकला और वास्तुकला का यहाँ पर हम लोगों को अनमोल उदाहरण देखने के लिए, अद्भुत उदाहरण देखने के लिए मिलता है। गुप्त काल व बाकाटक काल की यहाँ पर कला शैली भी देखने के लिए मिलती है। इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में 1983 में शामिल किया गया था। साथियों अब हम लोग पंजाब जाते हैं और अमृतसर मंदिर जाते हैं और स्वर्ण मंदिर के बारे में समझते हैं। जो स्वर्ण मंदिर है वो पंजाब के अमृतसर में स्थित है और यह सिख धर्म का तीर्थ स्थल माना जाता है। 1581 में गुरु अर्जन देव ने इसका निर्माण शुरू कराया था। इसको हम लोग हर मंदिर साहिब नाम से भी जानते हैं। 4 दिशाओं में प्रवेश, समानता का प्रतीक, यहाँ पर कोई वो नहीं है, भेदभाव नहीं है, समानता का प्रतीक माना जाता है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा ये मंदिर है घूमने के लिए। साथियों अब हम लोग पहुंच जाते हैं पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जाते हैं और वहां पर हम लोगों को विक्टोरिया मेमोरियल देखने के लिए मिलेगा। तो यह महारानी विक्टोरिया की याद में बनाया गया था, इसकी स्मृति में इसको बनाया गया था। योगी कहाँ की थी, ब्रिटिश की थी। इसका निर्माण जो है वो 1906 में शुरू हुआ था और यह इसका उद्घाटन की बात करें तो 1921 में इसका उद्घाटन किया गया था। इसमें जो शैली प्रयोग की गई थी वो भारतीय और यूरोपियन शैली का प्रयोग किया गया है। सफेद संगमरमर से इसका निर्माण कराया गया और इसके चारों ओर हम लोगों को हरे बगीचे देखने को मिलते हैं। अब ये क्यों फेमस है, संग्रहालय और पर्यटन के स्थल के रूप में इसे फेमस कर दिया गया है। साथियों अब हम लोग आते हैं राजस्थान में पुनः और देखते हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये राजस्थान में, ये आपको पता चल गया होगा। और राजस्थान की भी सवाई माधोपुर में स्थित है। क्यों फेमस है, क्योंकि ये बांधों के लिए ये प्रसिद्ध है। 1980 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आता है। पुराना रणथंभौर किला इसी के अंदर स्थित है, ये इसकी फेमस बात है। आगे आते हैं तो मध्य प्रदेश में पहुंचते हैं और मध्य प्रदेश की भीमबेटका के बारे में जानते हैं।
तो भीमबेटका जो है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में देखने को मिलती हैं। तो यहाँ जाने के लिए रायसेन जिला मध्य प्रदेश जाना पड़ेगा। इसकी जो खोज है वो 1957 में वी.एस. वाकड़कर जी ने की थी। इसके अंदर जो प्रायोगिक हांसी गुफाएं हैं उसमें जो चित्रों का समूह है तो वो लगभग 500 गुफाओं में है। काल पुरापाषाण युग से मध्य काल तक की जो कलाएं हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। 2003 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो इम्पोर्टेंट यही है कि भीमबेटका कहाँ पर, रायसेन मध्य प्रदेश में है। और इसको कब शामिल किया गया था? 2003 में यूनेस्को द्वारा। साथियों, अब हम लोग जंतर मंतर की सैर करते हैं। तो आपको बता दें कि जंतर मंतर भारत में 5 जगहों पर पाए जाते हैं, जिसमें से दिल्ली, राजस्थान का जयपुर, उज्जैन आदि जगहों पे ये देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन हम उसके बारे में जानकारी कहेंगे जिसको विश्व धरोहर सूची या यूनेस्को द्वारा जो शामिल किया गया उसके बारे में जानकारी करेंगे। और वो जो जंतर मंतर है वो है जयपुर का जंतर मंतर। तो सभी जो जानकारी होगी वो जयपुर की जंतर मंतर की होगी। तो जयपुर की जंतर मंतर का जो निर्माण है वो महाराजा सवाई राज सिंह द्वितीय द्वारा कराया गया था और 1724 में से 1735 के बीच में इसका निर्माण हुआ था। इसका उद्देश्य था खगोलीय गणनाएं व समय का मापन करना। और जो इसमें प्रमुख यंत्र का प्रयोग है वो है सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र, राम यंत्र आदि। और ये जो यंत्र हैं ये 5 जो अन्य जंतर मंतर हैं वहां पर भी एक यंत्र के हिसाब से इसका निर्माण कराया गया है। इसको मान्यता 2010 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल करके दी गई थी। साथियों, अब हम लोग केरल जाते हैं और केरल में घूमने के लिए हम लोग को कुमारकोम बैंक वाटर मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में समझेंगे। ये जो है कुमारकोम बैंक वाटर ये वेम्बनाड झील के किनारे। तो यहाँ से हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वेम्बनाड झील है वो कहाँ पर पड़ती है? केरल में पड़ती है। और केरल में भी कहाँ जाना पड़ेगा? कोट्टयम जिले में जाना पड़ेगा, और जो कि कहाँ पर है? केरल में है। इस जगह की अगर बात करें कुमारकोम की तो ये क्यों फेमस है? तो इसमें शांत जलमार्ग है और यहाँ पर बोटिंग होती है। तो ये पर्यटन का प्रमुख केंद्र माना जाने लगा है। समृद्ध मैंग्रोव पक्षी विहार यहाँ पर स्थित है। आपको पक्षी दिखाई देंगे अच्छी खूबसूरत जो आपको मनमोहक देंगे। तो यहाँ पर जो और भी चीजें क्या होती है, मछलियों का पकड़ना, ये सब चीजें होती रहती है। महत्व क्या है इसका? महत्व इस वजह से क्योंकि यहाँ से पर्यटन आएंगे और बोटिंग करेंगे तो यहाँ से उनका जो रोज हिस्सा बनेगा। साथियों, अब हम लोग लेह लद्दाख में पहुंचते हैं और वहां पर देखने को मिलता है घूमने के लिए शांति स्तूप। तो शांति स्तूप जो है वो लेह लद्दाख में है। और लेह लद्दाख में भी कहाँ पर है? चंगस्पा में स्थित है। चंगस्पा कहाँ पे है? चांगस्पा कहाँ पर है? लेह लद्दाख में है। और इसका जो निर्माण है वो जापानी बौद्ध भिक्षु निशिदा द्वारा कराया गया था सन 1991 में। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना था, विश्व शांति और बौद्ध धर्म का प्रचार करना। इसकी विशेषता जो है इसमें सफेद रंग के स्तूप हैं और ऊंचाई पर ये स्थित है। यहाँ से हिमालय का दृश्य बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। इसका जो महत्व है वो पर्यटन, ध्यान, सांस्कृतिक या एकता का प्रतीक। अगर आपको ध्यान करना है तो यहाँ पर जाके ध्यान लगा सकते हैं। साथियों, अब हम लोग चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं जो कि पंजाब में पड़ता है और यहाँ पर घूमने के लिए मिलता है रॉक गार्डन। रॉक गार्डन के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं उत्तराखंड और उत्तराखंड में हम लोग को घूमने के लिए मिलता है भीमताल। भीमताल क्यों फेमस है? क्योंकि ये जो है महाभारत के भीम उनके नाम पर ही इसका नाम पड़ा हुआ है और ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। भीमताल झील जो यहाँ है वो कुमायूं की सबसे बड़ी झील फेमस है। इस झील में भीमताल के बिल्कुल बीचों बीच में एक द्वीप है जिसमें कैफे मौजूद है। इस बात को ध्यान रखना है। आकर्षण का केंद्र क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बोटिंग कर सकते हैं आप, मत्स्य पालन होता है यहाँ पर और एकदम शांत प्राकृतिक सौंदर्य जहाँ से आपको मन को बहुत शांति मिलेगी। इसके बाद साथियों हम लोग बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को भी देखते हैं। उसके बारे में जानती हैं कि इसका निर्माण जो है 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के समय पर कराया गया था। इसके जो संस्थापक थे वो कुमार गुप्त प्रथम थे। साथियों, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है संस्थापक के बारे में, तो इसका नाम याद रखना जरूरी है। स्थान कहाँ पर है? बिहार के नालंदा जिले में। विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का केंद्र था ये। इसका जो पतन है, इसका जो विनाश है वो हुआ था 1193 में। बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको नष्ट कर दिया गया था। तो साथियों, इसी क्रम में हम लोग नया नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में ही समझ लेते हैं जिसका निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2024 में कराया गया था। वो भी 19 जून को कराया
गया था। और ये जो नया नालंदा विश्वविद्यालय बना है, ये पुराने नालंदा विश्वविद्यालय से कम 10-12 किलोमीटर दूर बनाया गया है, जो कि राजगीर बिहार में स्थित है। ये 100 एकड़ में फैला हुआ है नया नालंदा विश्वविद्यालय, और इसमें प्राचीन परंपरा को आधुनिक रूप से दिखाया या पुनर्जीवित करने की बहुत अच्छी कोशिश की गई है। बस इतना सा ही ध्यान रखना है कि नया नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कब कराया गया था, 19 जून 2024 में। इसके बाद हम लोग घूमने के लिए लखनऊ जाएंगे। लखनऊ में हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा रूमी दरवाजा। तो आपको बता दें, रूमी दरवाजा का निर्माण सिर्फ इसलिए कराया गया था कि उस समय रोजगार की कमी हो गई थी, लोग बागों को रोजगार देना था। तो उसको रोजगार देने के लिए, यानी कि भुखमरी की जैसी कंडीशन होगी, तो लोगों को रोजगार देने के लिए रूमी दरवाजा का निर्माण कराया गया था, जिसके माध्यम से लोगों को रोजगार दिया गया था। तो रूमी दरवाजा कहाँ पर है? लखनऊ में है। इसका निर्माण 1784 में नवाब आशफ उद्दौला द्वारा कराया गया था। तो वही एक कारण है, अकाल राहत कार्य के रूप में रोजगार देने के लिए इसका उद्देश्य था। इसमें जो कला शैली देखने को मिलती है वो अवध शैली और तुर्की की जो शैली है वो देखने के लिए मिलती है। इस वजह से इसको तुर्की का दरवाजा भी कहते हैं। इसकी विशेषता क्या है कि 60 फीट ऊंचा भव्य दरवाजा है ये। इसके बाद साथियों हम लोग मीनाक्षी मंदिर को भी देखेंगे। मीनाक्षी मंदिर जो है वो तमिलनाडु में पड़ता है और तमिलनाडु के मदुरै में पड़ता है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? यहाँ पर पार्वती जी और शिव जी की प्रतिमाएं हैं, जिसमें पार्वती देवी मीनाक्षी का रूप है और शिव जी का रूप जो है वो भगवान सुंदरेश्वर का है। इसमें का जो निर्माण है, मूल मंदिर जो है पांडव वंश के द्वारा वर्तमान स्वरूप नायक वंश ने दिया था। इसमें विशेषता क्या है? इसमें 14 गोपुरम है, यानी कि मुख्य द्वार बने हुए हैं, जिनको बोला जाता है 14 गोपुरम, जिसमें से एक जो मुख्य द्वार है उसका सबसे ऊंचा जो है उसकी जो हाइट है वो है 170 फीट। दक्षिण भारत के प्रमुख शक्ति पीठों में एक और एक संस्कृति का ये प्रतीक है। तो कुल मिला के मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? मदुरै, तमिलनाडु में। इसके बाद साथियों हम लोग दूध सागर जलप्रपात की बात करेंगे। एग्जाम में दूध सागर जलप्रपात पूछे तो वो पड़ता है गोवा में। वास्तविकता में गोवा और कर्नाटक की जो सीमा है वहां पर एक नदी है, मंडोवी नदी, उस नदी पर ये जलप्रपात पड़ता है। इसकी जो ऊंचाई है वो मीटर में देखी जाए तो 310 मीटर है, और अगर फीट में देखी जाए तो 1017 फीट है। और भारत के ऊंचे झरनों में से यह एक झरना है। दूध सागर नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जब पानी ऊपर से गिरता है तो दूध के समान सफेद दिखाई देता है, इस वजह से इसको दूध सागर कहते हैं। 4 स्तरों पर इसमें बहुपातीय झरना है, यानी कि चारों ओर से पानी दिखाई देता है। मानसून में एक बेहद ही प्राकृतिक सौंदर्य देखने को यहाँ सर मिलता है। यहाँ पर जो पर्यटन है वो ट्रैकिंग, रेलवे ट्रैक, व्यू और मानसून टूरिज्म का ये प्रमुख केंद्र बन गया है। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में देखने के लिए मिलती हैं और महाराष्ट्र की गढ़पुरी द्वीप पर स्थित हैं ये एलिफेंटा की गुफाएं, और मुंबई से ये कम से कम 11 किलोमीटर दूर पड़ता है। इसका निर्माण जो है 5वीं-8वीं शताब्दी के बीच में कराया गया था, और इन गुफाओं के अंदर भगवान शिव की समर्पित त्रिमूर्ति का एक प्रमुख आकर्षण केंद्र है। यहाँ पर जो शैली है वो रॉक कट स्थापित ब्राह्मण हिंदू गुफाएं और कुछ जो गुफाएं वो बौद्ध गुफाएं भी हैं। इसको यूनेस्को द्वारा दर्जा 1987 में दिया गया था। इसके बाद साथियों कुंभ मेला की बात करें, लास्ट में पहुंच चुके हैं हम लोग। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक करें और शेयर भी करें। साथियों कुंभ मेला आप लोगों को पता होना चाहिए कि कुंभ मेला केवल 4 जगहों पर ही लगता है: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक। महाकुंभ जो है वो हर 12 साल में पड़ता है और अर्धकुंभ जो है वो 6 साल में पड़ता है। हर बार ये बदलता रहता है कुंभ का मेला, और यूनेस्को द्वारा इसको 2017 में इंटेलिजिबल कल्चर हेरिटेज के रूप में इसको मान्यता दी गई है। इसके बाद साथियों 4 धाम यात्रा की बात कर लें तो 4 धाम यात्रा बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री उत्तराखंड में जो स्थित है इन पर होती है। इनका महत्व सिर्फ हिंदुओं की प्रमुख तीर्थ यात्रा है। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में धर्म के प्रचार हेतु इसका निर्माण कराया था। इसका उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति और आत्म शांति है। साथियों हम आप बहुत लगातार प्रयास कर रहे हैं कि स्टैटिक जीके आपकी बहुत ही मजबूत हो, और इसका एक सेकंड पार्ट भी आएगा जो और भी जगहों के बारे में है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर्यटन स्थल, इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू आप लोगों का देखने का।